हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौम्या मंदिरता और मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ और मैंने अपनी लास्ट ईयर ही पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, मास्टर्स इन साइंस इन द स्पेशलाइजेशन फील्ड ऑफ बॉटनी। और आज मैं क्लास 12th का एक बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5th है, यूनिट 2 जेनेटिक्स का। और मैंने ये चैप्टर इसलिए उठाया है क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बोर्ड्स के नज़रिए से भी देखें और भले ही हम नीट या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के नज़रिए से देखें, इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठते हैं और सबसे ज़्यादा डाउट्स भी बच्चों को इन्हीं चैप्टर से होते हैं। जेनेटिक्स एक अपने आप में बहुत बड़ी फील्ड है जिसको पढ़ने में ही बहुत साल कंप्लीट लग जाते हैं, बट हमें फ़िलहाल अभी बोर्ड्स और नीट की प्रिपरेशन करते हुए चलना है। तो उसके लिए मैंने ये बेसिक चैप्टर उठाया है जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो मैं सबसे पहले शुरू करती हूँ। जिस चीज़ से जेनेटिक्स शुरू हुई वो एक इंसान था जिसका नाम था ग्रेगोर जोहान मेंडल। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। इन्होंने ही जेनेटिक्स की शुरुआत करी। स्टार्टिंग में इन्हें बिल्कुल भी इनके काम के लिए कुछ यश नहीं मिला, कुछ अवार्ड्स या कुछ मतलब उपलब्धियां नहीं मिली, इनके काम को सराहा नहीं गया। बट बाद में जब डिवरीज आए तब उन्होंने बोला कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ या ये जो जेनेटिक्स की फील्ड में जो भी आज एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं वो मेंडल नाम के एक इंसान ने ऑलरेडी कर चुका है। और जब तक उस काम को सराहा गया, जब तक उस काम को एक अच्छी खासी सक्सेस मिली, तब तक बेचारे मेंडल का देहांत हो चुका था, तो वो इस सक्सेस को नहीं देख पाए। तो आज हम शुरू करते हैं कि मेंडल ने जेनेटिक्स की फील्ड में क्या क्या हासिल किया था और हमें क्या कौन कौन से प्रिंसिपल्स दिए इस चैप्टर में। सबसे पहले मैं बेसिक एक चीज़ से स्टार्ट करती हूँ। 3 टर्म्स होते हैं, क्रोमोसोम, जीन और एलील्स। बहुत से बच्चों को इन तीनों वर्ड्स के बीच में बिल्कुल डिफरेंस नहीं पता होता कि क्रोमोसोम क्या है, जीन क्या है, एलील्स क्या है। काफ़ी बच्चे हैं जिन्हें 2 टर्म्स पता होंगी या एक नहीं पता होगा। तो बहुत सी ऐसी हैं जो जिनको इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी, हमारे सेल्स में क्रोमोसोम्स होते हैं, वो 2 के पेयर में होते हैं, तो इसीलिए हमें उन्हें होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलेंगे। ये दोनों क्रोमोसोम्स एक दूसरे के होमोलोगस हैं। होमोलोगस मतलब एक जैसे क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये क्रोमोसोम नंबर 2 है। और जीन का मतलब होता है कि पर्टिकुलर, अब जीन से पहले मैं एक और टर्म बताना चाहती हूँ, कैरेक्टर या ट्रेट। ये 2 वर्ड्स और हैं जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, दैट इज़ कैरेक्टर और ट्रेट। तो जीन जो है, हर जीन की हमारी बॉडी में, हमारे सेल में 2 कॉपीज़ होती हैं। तो एवरी जीन हैज़ 2 कॉपीज़ इन आवर बॉडी, इन आवर ईच सेल, इन ईच क्रोमोसोम। और जीन जो है वो रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टर को। It represents the characters in the cell of a particular organism. Okay? तो ये जीन जो है जिसे हम आज जीन बोल रहे हैं, मेंडल अपने टाइम में इसे फैक्टर बोला करते थे। बट जैसे जैसे टाइम आगे आया और ज़्यादा रिसर्च हुई तो इस फैक्टर को जीन के वर्ड में ट्रांसलेट कर दिया। तो अब जैसे हमारे पास 2 चीज़ें हैं, सपोज एक रेड कलर का पेन है, एक ब्लैक कलर का पेन है, तो हम उसे किस बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करेंगे? कलर के बेसिस पे। तो अगर हम उसे पर्टिकुलर सिर्फ एक सिंगल किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर के बेसिस पे करेंगे कंपेयर, तो उसे कैरेक्टर बोलेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास है पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कलर। अब वो कौन से 2 कलर्स हैं, वो कौन से 2 कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स हैं जिसके बेसिस पे हम उन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, वो ट्रेट बोले जाएंगे। तो ट्रेट्स आर द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ट्रेट्स आर द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है कैरेक्टर और ट्रेट में। ये बहुत 2 अलग अलग वर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं और यहीं पे बच्चे मात खाते हैं 1 नंबर क्वेश्चन में, ईदर इन द नीट एग्जाम और इन द एग्जामिनेशन ऑफ बोर्ड्स।
तो जैसे कि मैंने बताया कि ट्रेट्स जो होते हैं वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। तो जैसे हमारे पास एक स्पेसिफिक कैरेक्टर था कलर, अब वो कौन कौन से दो कलर थे हमने लिए थे, या सपोज रेड और ब्लैक। ठीक है, तो ये दोनों है ट्रेट्स एक दूसरे के, बट ये है कैरेक्टर। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। अब जो ट्रेट्स हैं इसको अलील्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब जो अलील्स हैं वो ट्रेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने जैसे लिया, सपोज हमने लिया ए और ए, तो इसमें जो कैपिटल ए है दैट इज रेड, और स्मॉल ए है इसे हम ले लेते हैं ब्लैक। तो अगर हम इसे पूरे को देखें तो ये है जीन, मतलब दोनों को मिलाकर जीन बोलते हैं। बट अगर हम इंडिविजुअल देखें तो एक एक, जैसे ए और कैपिटल ए और स्मॉल ए, तो ये एक एक को अलील बोलते हैं। तो यही डिफरेंस होता है जीन और अलील में। अगर हम कंबाइंडली पूरे एक कैरेक्टर को देख रहे हैं तो कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स जीन रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टर्स एंड अलील्स रिप्रेजेंट द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स और द ट्रेट्स। ठीक है, हम इस पर्टिकुलर चीज़ को हम यहीं पे ख़त्म करके आगे चलते हैं। अब एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे हमारे पास दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, 1 और 2। इस स्ट्रैंड को हमने कैपिटल ए बोला, इस स्ट्रैंड को हमने स्मॉल ए बोला, इसको कैपिटल बी, ये स्मॉल बी। तो अब हमें इसमें बताने हैं कि नंबर ऑफ जीन्स कितने हैं या टाइप्स ऑफ जीन्स कितने हैं। तो मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ यहाँ पर कि जो जीन्स हैं वो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स हैं? हमारे पास यहाँ दो कैरेक्टर्स हैं। एक कैरेक्टर ये दैट इज सपोज रेड, और एक कैरेक्टर ये सपोज ये एक कलर है और ये कुछ और हम हाइट मान सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो जीन्स हैं। और वहीं अगर हम नंबर ऑफ अलील्स या टाइप्स ऑफ अलील्स की बात करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ अलील्स यहाँ पर 4 होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कैपिटल ए 1, 2, 3 एंड 4, बल्कि जीन्स हमारे पास 2 हैं और अलील्स हमारे पास 4 हैं। इसके बाद आता है कि मेंडल ने पाइसन, अब नेक्स्ट ये है कि मेंडल ने इतने सारे प्लांट होने के बावजूद सिर्फ एक पी प्लांट को ही या गार्डन पी प्लांट को ही क्यों चूज किया। गार्डन पी, जिसको हम नॉर्मल भाषा में मटर बोलते हैं, जो हम हरे वाले मटर खाते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है पाइसन सटाइवम। इसको लिखने के भी तरीके होते हैं जो हम डाइवर्सिटी वाले फर्स्ट यूनिट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये यहाँ पे नहीं जाऊँगी मैं, ये बहुत एलैबोरेट हो जाएगा। तो गार्डन पी को हम पाइसम सटाइवम बोलते हैं। और मेंडल ने यही प्लांट क्यों चूज़ किया? इसके बहुत सारे रीजंस थे। एक तो ये कि एनुअल प्लांट है और इसका जो लाइफ स्पैन होता है ये बहुत शॉर्ट होता है। 6 महीने में ये फ्लावरिंग कर जाता है और वापस नेक्स्ट, मतलब आप साल में 2 बार इसकी ऑफस्प्रिंग्स को पैदा कर सकते हैं। दूसरा ये था कि इसमें जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं वो बहुत इजीली आइडेंटिफाई किए जा सकते थे। मतलब जो अगर प्लांट कोई लंबा है तो वो लंबा है, छोटा है तो छोटा है, वो आसानी से दिख रहा था। तो इसके अलावा भी बहुत सारे कुछ रीजंस थे जो साइंटिफिक रीजंस थे, बट हमें इतना कुछ डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये 1-2 पॉइंट्स ही हमें बेसिकली याद रखने हैं कि मेंडल ने पाइसम सटाइवम को क्यों चूज़ किया। अब इसमें भी उसने बहुत दिमाग लगाया। मेंडल बहुत ज़्यादा चंट इंसान था, तो मेंडल ने दिमाग लगाया और सिर्फ 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ही चूज़ किए। मैं उनके नाम बता देती हूँ कौन कौन से कैरेक्टर्स थे। पहला था सीड शेप, दूसरा था सीड का कलर, तीसरा था फ्लावर का कलर। ये हमारे एक एनसीईआरटी में टेबल बनी हुई है, हमें ये बहुत अच्छे से याद करनी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में ज़रूर आता है कि कौन कौन से कैरेक्टरिंग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे जो मेंडल के द्वारा सेलेक्ट किए गए थे। और अगर ऐसे नहीं तो नीट में भी आता है कि इसका डोमिनेंट ट्रेट बताओ और इसका रिसेसिव ट्रेट बताओ। तो ये टेबल हमें बहुत अच्छे से याद करनी है। नेक्स्ट हमारे पास था पॉड का शेप। 5th उसने चूज किया था पॉड कलर। नेक्स्ट वॉज फ्लावर पोजिशन एंड द लास्ट वन।
लास्ट वन वॉज स्टेम हाइट। ओके, तो हम इसके अब डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों ट्रेट्स पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले था सीड का शेप, जो उसका सीड होता है तो उसका शेप कैसा है उसके बेसिस पे इसने डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट सेलेक्ट किए। अगर तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डोमिनेंट एंड दिस इज रिसेसिव पार्ट, ठीक है। तो अगर सीट येलो है, सॉरी राउंड है, प्रॉपरली राउंड है, तो वो डोमिनेंट ट्रेट है। अगर वो रिंकल्ड है, झुर्रियों वाला है, रिंकल्ड है, तो वो उसका रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। सीड कलर, अगर तो येलो कलर का सीड है, दिस इज येलो कलर्ड सीड, तो डोमिनेंट ट्रेट है। और अगर ग्रीन कलर का सीड है तो वो रिसेसिव है। ये मैं फटाफट से पैक कर देती हूँ। फ्लावर कलर, अगर वॉयलेट कलर का फ्लावर है, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी हल्की फुल्की कभी इधर उधर चल जाती है तो इग्नोर दैट। अगर वॉयलेट कलर का फ्लावर है दैट इज डोमिनेंट ट्रेट, एंड इफ द कलर ऑफ फ्लावर इज वाइट देन इट इज अ रिसेसिव ट्रेट। पॉड शेप, अब पॉड जो है, जो हम मटर की फली को देखते हैं, ठीक है, तो अगर पॉड का शेप फुल है तो वो डोमिनेंट ट्रेट है। अगर वो थोड़ा सा कंस्ट्रिक्टेड है तो वो रिसेसिव ट्रेट है। पॉड कलर, अगर इसी पॉड का कलर ग्रीन है, इसे पॉड कहते हैं। जो हम मटर की फली छीलती है हमारी मम्मी, मटर अंदर से निकालती है तो इसे पॉड कहते हैं। अगर इसका कलर ग्रीन है दैट इज डोमिनेंट, एंड इफ येलो दैट इज रिसेसिव। फ्लावर की पोजीशन, अब दो तरह की पोजीशन होती है फ्लावर्स की, एक्सियल और टर्मिनल। ये हम 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी वाले यूनिट में। तो उसमें एक्सियल और टर्मिनल हमने ऑलरेडी पढ़ा था। अगर तो मेन स्टेम जो है वो ग्रो कर रही है, मेन स्टेम ग्रो कर रही है, बट अगर फ्लावर्स जो है वो साइड से निकल रहे हैं, ठीक है, तो ये होती है एक्सियल पोजीशन। और अगर मेन स्टेम की ग्रोथ रुक गई है और यहाँ पे टिप पर फ्लावर आ गए हैं, साइड पे भी आए हैं, बट अगर टिप पर फ्लावर आ गया है तो उसे टर्मिनल पोजीशन कहते हैं। तो टर्मिनल अगर फ्लावर आ रहा है दैट विल बी द रिसेसिव ट्रेट, और अगर एक्सियल पोजीशन पे फ्लावर्स आ रहे हैं तो दैट विल बी द डोमिनेंट ट्रेट। एंड लास्ट वाज द स्टेम हाइट। अगर स्टेम की हाइट लंबी है, टॉल है अगर स्टेम, ठीक है, तो दैट वाज द डोमिनेंट ट्रेट। और अगर ड्वार्फ है तो दैट विल बी द रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। ये हमें बहुत अच्छे से याद करना है। यहाँ पे हड्डी खोपड़ी चांद सितारे सब बना लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक वाज द 3 लॉज ऑफ मेंडल। अब अगर हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो बच्चे कहीं ना कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत डिफ्रेंशिएट करके तीन लॉज नहीं दे रखे। वहाँ पे 2 पॉइंट में सिर्फ लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बता रखा है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को कहीं ना कहीं उन्हीं लॉज के अंदर मिक्स कर रखा है, तो हमें उसको देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। इस चीज़ को आज आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि मेंडल ने 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे। फर्स्ट वॉज लॉ ऑफ डोमिनेंस, second law was law of segregation, and third was law of independent assortment। नाम से ही हमें कहीं ना कहीं पता लग रहा है कि ये लॉज क्या बताते होंगे, ठीक है। ये लॉज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि मेंडल ने भी पूरी की पूरी जेनेटिक्स इन लॉ के बेसिस पे ही दी थी। मैं सबसे पहले तो ये बता दूंगी कि जो 2 लॉज हैं, कौन कौन से, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये दोनों लॉज एक्सप्लेन करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस को। और जो थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसी की बेसिस पे इसी को प्रूफ किया था मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस से। अभी क्रॉसेस क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल मैं यही बताना चाहूँगी कि ये लॉज क्या है। मैं फटाफट से एक बार बता देती हूँ, हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये होता है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं वो अपना